हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैम हम सब बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए जी। हम भी एकदम बढ़िया हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना हाउस प्रॉपर्टी लेक्चर नंबर आज 3 है। लास्ट क्लास में जीएबी आपको पढ़ाई दी थी बट वो स्टॉप हो गई, फिर मैंने भी उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। फिर मैंने उसके कंटिन्यूएशन में ये वाली क्लास आज आपको दे रही हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 के बाद इसको ही करिएगा, ठीक है जी। बीच में से नहीं करना है, पहले लेक्चर नंबर 2 करना, उसके बाद ही 3 आपको करना है। चलो, हम लास्ट क्लास में पढ़ने जा रहे थे कि जीएबी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कंपटीशन का एक फॉर्मेट दिया था। वो फॉर्मेट क्या कहता था कि सबसे पहले हमको एक एनुअल वैल्यू लेना है। एनुअल वैल्यू मतलब कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमको लेना है। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमको क्या माइनस करना होता है? म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने होते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, मतलब कि एनएवी। फिर उस नेट एनुअल वैल्यू में से हम दो चीजें माइनस करते हैं। एक तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, एक हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, इतनी तो हमें लास्ट क्लास में समझ आ गई थी। तो जब भी आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है या फिर डीम टू बी लेट आउट है या फिर कुछ पार्ट के लिए लेट आउट कर रखा है या फिर कुछ पार्ट लेट आउट कर रखा है, तो उस केस में इंटरेस्ट कितना माइनस होगा? विदाउट एनी लिमिट माइनस होगा। लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है आपने, तो आप सब जानते हो अगर दो प्रॉपर्टी आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो प्रॉपर्टी तक एनुअल वैल्यू नील मान ली जाएगी, क्योंकि आपने एक्चुअल में कोई इनकम ली नहीं, डीम्ड इनकम अराइज नहीं होती, क्योंकि रहने के लिए एटलीस्ट 2 घर आज के टाइम में जरूरत पड़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये सोच के 2 घरों की माफी आपको दे दी, तो 2 घर तक की जीएबी आपकी नील हो जाएगी। म्युनिसिपल टैक्सेस आपको घटाने को मना कर दिया जाएगा, हमने कल ही देख लिया था। उसके बाद हम क्या घटाएंगे? एनएवी आ जाएगा। एनएवी में से मैम एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगी नहीं, क्योंकि एनएवी खुद ही 0 आ गया। लेकिन मैम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अभी भी माइनस होगा। और मैक्सिमम लिमिट क्या थी मैम? मैक्सिमम लिमिट थी 30,000 इन केस जब आपने लोन लिया है, जब आपने लोन लिया है घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 2 लाख हो जाएगी अगर आपने लोन लिया है घर को पूरा का पूरा बनवाने के लिए या फिर घर को एक्वायर करने के लिए। इतनी बात हमने कल कर ली थी। फिर मैंने आपको थोड़ा म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बताया था कि ये पेड बेसिस पे अलाउ होते हैं। आप एडवांस में पे कर दोगे तो एडवांस में अलाउ हो जाएंगे। आपने पे नहीं किया, आगे जाके किसी साल में पे करा, तो उसी साल में अलाउ होगा जिस साल में आपने पे किया। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फॉरेन में सिचुएटेड है, वहां पर आपने अपना म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, तो वो भी खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। ये वाली बातें मैंने आपको सिखाई थी। चलिए जी, अब बढ़ जाते हैं आगे। एक चीज और सुन लो कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं आपको तभी अलाउ होंगे जब आप ओनर ने पे किए होंगे। टेनेंट इनको पे करेगा तो ये अलाउ नहीं होगा, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। इतना सब कुछ सीख लिया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था हम सीखेंगे जीएवी। जीएवी सबसे मेन होता है निकालना, क्योंकि जीएवी निकाल लोगे तो सारी चीजें फॉर्मेट में पुटअप कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं पहले जीएवी के बारे में। नोट्स पर आ जाइए। पहले नोट्स में मतलब लिखना ही होगा आपको, लिख लेना, साथ साथ थोड़ा बहुत समझाने की चीजें लिख लिया करो, सो दैट ना जब हम बुक की रीडिंग बाद में आप लगाओगे, बुक की रीडिंग इन द सेंस कि जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ये जो नोट्स, इनको आप बाद में जब पढ़ोगे एग्जाम टाइम पे तो लिंकेज काम आ जाती है थोड़ी कि अच्छा ठीक है मैम ने जब ये पढ़ाया था तो इसके लिए ये चीज लिखी थी। तो आप जब उसको लिख लोगे वहीं पे थोड़ा सा साइड में, तो आपको भी चीजें जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगी और एग्जाम टाइम पे जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाएगा। बात आती है जीएवी की। एक होता है जीएवी, एक होता है एनएवी। एनएवी को एनुअल वैल्यू भी बोला जाता है, लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हमेशा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही बोला जाता है। इसको हमेशा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही बोला जाएगा, कभी भी एनुअल वैल्यू नहीं बोला जाता। चलो, ये 2 टर्म होती हैं। तो जब जीएवी सीखेंगे तो एनएवी तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए जीएवी। आप सब जानते हो कि जो एनुअल वैल्यू होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये एक इनकम होती है। ये एक इनकम होती है। जी मैम बिल्कुल, क्योंकि इनकम में से ही तो हम खर्चे माइनस कर रहे हैं। अगर समटाइम्स आपको इनकम अराइज नहीं हो रही हो तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? नोशनल इनकम ले लेते हैं। जी मैम, तो बेसिकली जीएवी मीन्स होता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ
हाउस प्रॉपर्टी, कि एक हाउस प्रॉपर्टी कितना रुपया कमा सकती है, वो कमा रही है या नहीं कमा रही, डजेंट मैटर, वो कितना रुपया कमा सकती है। तो जीएवी का मतलब आई होप आप सबको समझ आया होगा, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है मैम, ये तो हो गई थियोरेटिकल बातें। हाउ टू कंप्यूट जीएवी, जीएवी को कंप्यूट कैसे करें। तो देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यही स्टेप फॉलो करना जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, सबसे इजी वे में लिख रही हूँ। यही स्टेप आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करना है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सब एक एक करके चीजें समझेंगे, पर पहले मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख रही हूँ। सबसे पहले हमें जीएवी निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ, एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर कर लेना। इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वही आपका आ जाएगा जीएवी। और रे वाह मैम, ये तो मजा ही आ गया सच्ची, तो बड़ा इजी होता है। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, दो रेंट को कंपेयर कर लेना, इन दोनों में से जो हायर होगा वही होगा आपका जीएवी। मैम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट क्या होता है, बात ये बताओ। ये तो हमें समझ आ गया कि जीएवी क्या होता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट क्या होता है। देखो एक्चुअल रेंट समझो पहले, बड़ी सिंपल सी बात है। एक्चुअल रेंट मीन्स जो रेंट एक्चुअल में आपको मिला लेट आउट करने के बदले, एक्चुअल में मिलने वाला रेंट लेट आउट किया अपने प्रॉपर्टी, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एक्चुअल रेंट मिला होगा कि नहीं। जी मैम बिल्कुल मिला होगा, उसी को बोलते हैं एक्चुअल रेंट। इसमें तो कुछ समझने वाला है ही नहीं। एक्चुअल रेंट तो मैम हमेशा इसका मतलब क्वेश्चन हमें बताएगा ना, हाँ एक्चुअल रेंट कितना है ये आपको क्वेश्चन में हमेशा बताया जाएगा। आपको एक्चुअल रेंट कभी नहीं निकालना। मैम ये तो सच्ची बड़ा ही सिंपल लग रहा है। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर कर लेंगे, विच एवर इज हायर ले लेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है हमें ये बताओ। देखो एक्सपेक्टेड रेंट होता है कि कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो सकती है, कितनी इनकम इस हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट हो सकती है, कितनी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेड रेंट भी निकाला जाता है। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, आपको कंपेयर करना होता है फेयर रेंट को कंपेयर करना होता है म्युनिसिपल वैल्यू के साथ। चाहे यहाँ पे फेयर वैल्यू लिख लो, वर्ड सेम लगेगा तो जल्दी माइंड में रिटेन होगा। फेयर वैल्यू को कंपेयर करना म्युनिसिपल वैल्यू के साथ, किसके साथ करोगे, म्युनिसिपल वैल्यू के साथ। इन दोनों में आपको चूज करना होगा हायर, जो भी हायर होगा वो ले लेना। फिर जो हायर अमाउंट आएगा उसको कंपेयर करना होगा आपको स्टैंडर्ड रेंट के साथ। किसके साथ कंपेयर करना होगा, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना होगा। फिर जो भी लोअर आएगा वही होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। सच्ची बता रहे हैं मैम, कुछ नहीं समझ आया। ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या हुआ, ऐसे आया, ऐसे घूमा, ऐसे फ्लो चार्ट नीचे मुड़ गया, पर हमें कुछ भी समझ नहीं आया। चलो फिर से बताते हैं एक बार, ये लास्ट बार बता रही हूँ, माइंड में फिट हो जाएगा गारंटी से। फिर क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से। आपको निकालना होता है जीएवी, ठीक है जी मैम। लेकिन जीएवी ऐसे ही नहीं निकल जाता। जीएवी के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए होती हैं। कैसी कैसी टर्म्स चाहिए होती हैं, ध्यान से सुनो। जीएवी के लिए एक तो आपको चाहिए होता है फेयर वैल्यू, फेयर रेंट। एक आपको चाहिए होता है म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंट भी बोल सकते हैं। एक आपको चाहिए होता है स्टैंडर्ड रेंट, एक आपको चाहिए होता है स्टैंडर्ड रेंट, एक आपको चाहिए होता है एक्चुअल रेंट, एक आपको चाहिए होता है एक्चुअल रेंट। ये चार टर्म चाहिए होती है कि नहीं, जी मैम ये चार टर्म हमको चाहिए होती हैं। इन तीन टर्म्स को अगर मैं यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट। अगर मैं इन तीन टर्म्स को यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, एक्सपेक्टेड रेंट। बात समझ आ रही है कि नहीं, जी मैम। और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को जब मैं कंपेयर कर देती हूँ और इन दोनों में जो हायर होता है वही मेरा क्या हो जाता है, वही हो जाता है मैम आपका जीएवी। लेकिन बात आती है कि ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाए, क्योंकि मैम तीन टर्म्स तो यूज करनी है। तीन टर्म्स को यूज करके एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, आफ्टर देन एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो भी हायर होगा वही हो जाएगी जीएवी। बट द प्रॉब्लम इज की हाउ टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट। तो सुनो,
सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना होता है, फेयर वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू को। इन दोनों में जो भी हायर आएगा वही आपको लेना होगा। फिर जो अमाउंट यहाँ पर ऑलरेडी निकल के आ गया, यहाँ पर जो भी अमाउंट निकल के आ गया उसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, उसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। फिर जो लोअर निकल के आएगा, वही होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। बात समझ आई कि नहीं? थोड़ी थोड़ी समझ आई है, पर पहले लॉजिक समझो कि ये फेयर रेंट क्या होता है। क्योंकि जो जीएवी निकाली जा रही है, जीएवी एक्चुअल रेंट के बेसिस पे नहीं निकल रही है। सिर्फ आपका एक घर है, ठीक है जी, आपका जो घर है वो 10,000 रुपये महीने में उठा हुआ है, आपको 10,000 रुपीज पर मंथ आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो 50,000 रुपीज वाली है। एक्चुअल में आपका जो घर का रेंट आता है वो 50 आना चाहिए, लेकिन आप टेनेंट से कितना ले रहे हो? 10,000 ले रहे हो। क्यों? हो सकता है आप टेनेंट को जानते हो, इस वजह से 40,000 कम ले रहे हो सकता है आप 10,000 रुपये बैंक के थ्रू ले रहे हो और 40,000 रुपये ब्लैक मनी ले रहे हो। तो गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती। गवर्नमेंट बोलती है हम तो ये देखेंगे व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जो भी उस हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी होगी उसी को हम टैक्स लगाएंगे। हमें नहीं मतलब आप एक्चुअल में कितना ले रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, हमें नहीं मतलब। तो फिर आपने गवर्नमेंट से पूछा कि गवर्नमेंट अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, तो गवर्नमेंट ने आपको बताया देखो जी देखो, अर्निंग कैपेसिटी हम अपनी मनमर्जी से नहीं बता रहे हैं। अर्निंग कैपेसिटी हम बहुत सारे क्राइटेरिया को बेस मान के निकाल रहे हैं। आपने कहा बड़ी बढ़िया बात है जी ये तो, कि बहुत सारे क्राइटेरिया को बेस माना जाएगा और कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो कि मनगढ़ंत उठा लिया गया हो। हर अपनी एक पर्टिकुलर टर्म का यहाँ पर मतलब है। उन टर्म्स को दिमाग में रखते हुए जीएवी निकाला गया है। आपका क्या जाएगा? आप तो गवर्नमेंट को झूठ बोल दोगे कि गवर्नमेंट हम तो 10,000 रुपये रेंट ले रहे हैं, जबकि रेंट 50,000 एक्चुअल में आप ले रहे हो। बट गवर्नमेंट क्यों आप पे ट्रस्ट करे? गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि जीएवी हमारे अकॉर्डिंग निकालो और जो भी हमारी अर्निंग कैपेसिटी बनती है उस हाउस प्रॉपर्टी की, उस पर आपको टैक्स भरना होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ टर्म्स उठाई। कितनी टर्म्स उठाई? 3 टर्म्स उठाई हैं, फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू। इन तीनों में जो भी उसने कंपेयर करके वैल्यू निकाली है वही वैल्यू को आपको जीएवी माना गया है। लेकिन जीएवी डायरेक्टली उसको नहीं माना गया। अगर आप एक्चुअल में जो रेंट ले रहे हो वो इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एक्चुअल वाला टैक्सेबल होगा ना। सपोज करो आपने यहाँ से एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, एक्सपेक्टेड रेंट आपका आ गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आ गया। गवर्नमेंट ने जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट के थ्रू आपसे क्या निकलवाया कि गवर्नमेंट को कितना रेंट लेना पसंद आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में तो आप 30,000 ले रहे हो और गवर्नमेंट देख रही है कि आप 30 ले रहे हो, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने कहा एक्सपेक्टेड रेंट को ही हम जीएवी नहीं बनाएंगे। अगर आप एक्चुअल में जो रेंट ले रहे हो वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा वाले रेंट पर आपसे टैक्स लेंगे। हम क्यों कम वाले पर टैक्स लेंगे? आप ज़्यादा कमा रहे हो और हमको टैक्स कम दे रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम एक्सपेक्टेड रेंट पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। भले ही एक्सपेक्टेड हमने निकलवाया है लेकिन फिर भी आपको उससे एक्चुअल को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपका एक्चुअल ज़्यादा आ जाएगा तो ज़्यादा वाले पर टैक्स भर देना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर वुड बी द जीएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ आई कि नहीं? यस। अब ये फेयर वैल्यू क्या होता है? देखो, आपका घर है मान लो लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर में आपका एक घर है, तो लक्ष्मी नगर में दूसरा घर आप ही के बिल्कुल साइज वाला घर, जितने घर का आपका स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है उतना ही स्क्वायर फीट एरिया अदर कोई दूसरा घर लक्ष्मी नगर में कवर कर रहा होगा, तो वो घर कितना रेंटल इनकम ले रहा है। मतलब कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेम हाउस इन सेम लोकेलिटी। आप ही की लोकेलिटी में आपके जैसा ही दूसरा घर,
आप ही की लोकेलिटी में आपके जैसा ही दूसरा घर भी तो कुछ ना कुछ रेंट चार्ज कर रहा होगा ना। अब वो 50 चार्ज कर रहा है, आप 10 चार्ज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत चार्ज कर रहे हो। गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी वो 50 चार्ज कर रहा है तो हम उसी को मानेंगे। तो इसीलिए फेयर वैल्यू क्या मानी जाएगी, आप ही की कॉलोनी में आपके जैसा दूसरा घर। मैम हमारे जैसा दूसरा घर अगर 50 ना चार्ज करके 5000 चार्ज करे और हम कितना चार्ज कर रहे हैं 10,000, फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, फिर अगर वो 5000 चार्ज कर रहा है तो यहाँ 5 ही लिखना है, क्योंकि आप जो 10 चार्ज कर रहे हो वो एक्चुअल में लिखा जाएगा। एक्चुअल तो बाद में कंपेयर करना है ना। यहाँ पे फेयर मीन्स फेयर, फेयर चाहे वो आपसे कम हो चाहे वो आपसे ज्यादा हो, डजंट मीन्स। तो ये समझ आया कि सेम हाउस इन सेम लोकेलिटी, आपके जैसा ही दूसरा घर आप ही के एरिया में कितना पैसा कमा रहा है रेंट पर, वही इनकम आपका फेयर वैल्यू माना जाएगा। अब बात आती है कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है। तो जब आप म्युनिसिपल टैक्सेस भरते हो तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो आप भरते हो वो किसी भी वैल्यू पे नहीं भरते। जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है वो टैक्स की वैल्यूएशन करने के लिए एक वैल्यू निकालती है, उसी वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर किया गया है। म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड की गई वैल्यू, तो ये वैल्यू भी कोई मनगढ़ंत तो नहीं उठा ली इन्होंने। एक अथॉरिटी कभी भी पार्शियल नहीं होगी, वो फेयर ही निकालेगी एक तरह से। जी मैम बिल्कुल। तो म्युनिसिपल वैल्यू को ले लो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों को कंपेयर किया और दोनों में जो भी हायर हुआ उस वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया। सपोज करो जो फेयर वैल्यू है वो 5000 चल रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू अथॉरिटी ने कितनी निकाल दी, 10,000 निकाल रखी है। कितनी निकाली है, 10,000 निकाली हुई है। ठीक है जी। तो इन दोनों में हायर ले लो, इन दोनों में हायर क्या आ जाएगा मैम, 10,000 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, हमें इस हायर वैल्यू को कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड वैल्यू के द्वारा। मैम स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। क्या होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा एक वैल्यू डिसाइड की जाती है कि आप मैक्सिमम इतना ही रेंट किसी प्रॉपर्टी के लिए चार्ज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा जो वैल्यू डिसाइड की जाती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। तो रेंट कंट्रोल एक्ट ने जो वैल्यू डिसाइड की गई है उसको क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड वैल्यू के द्वारा। स्टैंडर्ड वैल्यू मान लो निकाली गई है 8,000 रुपये। अब बताइए मुझे एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल के आएगा मैम, 10,000 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो कितना आ जाएगा बताइए मैम, 8,000 रुपये निकल के आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। चलो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आया कि नहीं, यस। अब क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। और एक्चुअल रेंट आपका कितना है, देखो मैम एक्चुअल रेंट है 30,000 रुपये। इसका मतलब एक्चुअल रेंट तो आपका ज़्यादा है, और एक्चुअल रेंट जब ज़्यादा है तो गवर्नमेंट बताइए किस पर टैक्स लेगी मैम, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर मतलब कि 30,000 रुपये हमारा जीएवी बन जाएगा। अब बताओ बात समझ आई कि नहीं। अब मैम बात समझ आई, अभी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और पक्की पक्की बात समझ आएगी। लिख लीजिए एक बार यहाँ पर, GAV इज इक्वल टू, GAV इज इक्वल टू क्या होता है, लिखो फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ सेम हाउस इन सेम लोकेलिटी। और म्युनिसिपल वैल्यू, वैल्यू डिसाइडेड by municipal authority। इन दोनों में हमें क्या लेना होता है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। आफ्टर देन व्हाट वी विल डू, नाउ कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट। ब्रैकेट में लिखो स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, मीन्स रेंट फिक्स बाय रेंट कंट्रोल एक्ट।
अब इन दोनों में हमें क्या लेना है, विच एवर इज लोअर shall be expected rent। अब आपके पास क्या आ गया, expected rent मैम हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, expected rent को कंपेयर करना है, लिखो यहाँ पर, now expected rent compare with actual rent, और इन दोनों में आपको क्या लेना है, विच एवर इज हायर। यही क्या निकल के आ जाएगा आपका मैम, ये हमारी आ जाएगी जीएवी, और जीएवी के बाद तो अब सब कुछ आपको करना आता ही है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बातें थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई हैं। चलो बुक पर आ जाइए। पहले जो भी मैंने इजी लैंग्वेज में बोला, यहाँ पर थोड़ा इन्होंने घुमा के लिखा है, घुमा के नहीं इन द सेंस कि वो प्रोविजन की फॉर्म में लिख दिया, क्लॉजेस की फॉर्म में लिख दिया, बातें सारी वही निकल के आएंगी। चलिए पढ़ते हैं। हमें क्या डिटरमाइन करना है, एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करना है। द फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी इज टू डिटरमाइन GAV। सच इनकम इज कैलकुलेटिंग एज पर क्लॉज A to C। 3 क्लॉजेज हैं आपके पास, क्लॉज A है, क्लॉज B है आपके पास, एंड आपके पास एक क्लॉज और आएगा, उसका नाम है क्लॉज C। जब भी आप ये निकालोगे, GAV निकालोगे, तो आपको इन 3 क्लॉजेस पे फोकस करना होगा। सिर्फ 3 क्लॉज मैम? जी हाँ, मैंने भी तो 3 ही बातें आपको बोली थी। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली बात में फेयर वैल्यू को कंपेयर कर देते हैं मैम म्युनिसिपल वैल्यू के साथ, और विच एवर इज हायर लेते हैं। उसके बाद दूसरी बात में मैंने क्या बोला था, हायर वैल्यू को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और विच एवर इज लोअर लेते हैं। फिर क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ, और विच एवर इज हायर लेते हैं। टोटल 3 बातें ही मैंने बोली थी। ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बताइए मैम? ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद हमारे पास GAV आ जाता है। अब इन्होंने चीजों को थोड़ा प्रोविजन के फॉर्म में लिखा है, आइए देखते हैं कैसे। क्लॉज A पढ़ो। The sum for which the property might reasonably be expected to let from year to year is the GAV। ये बोलते हैं कि GAV क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी से आ सकता है पैसा, मतलब कि एक एक्सपेक्टेड रेंट, कि आप इतना एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी इतना पैसा कमाने लायक है, तो जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ही तो आपका GAV होगा। जी मैम बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने क्या बोला कि अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में एक्चुअल वैल्यू को ही GAV मानना होगा। तो इन्होंने क्लॉज A में पहले यही लिख दिया कि एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका GAV होगा। लेकिन फिर इन्होंने बोला क्लॉज B में आ जाओ, where the property or any part of the property is let out and actual rent receive or receivable by the owner in respect of thereof is in excess of the sum referred in clause A, the amount so received or receivable is the gross annual value। ये क्या बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल में रेंट लिया जा रहा है वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से। क्लॉज ए ER की बातें करता है, वो क्लॉज A से ज्यादा है, तो उस केस में आपको GAV क्या लेना है, एक्चुअल रेंट ही GAV लेना है। 2 क्लॉज पक्के पक्के समझ आए कि नहीं, बताइए? पहले क्लॉज में इन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका GAV बनेगा। दूसरे क्लॉज में इन्होंने बोला कि अगर एक्चुअल वाला रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो क्लॉज B पिक्चर में आएगा और एक्चुअल वैल्यू ही आपका GAV बन जाएगा। जी मैम। अब वापस से आओ क्लॉज A में। क्लॉज A में इन्होंने क्या बोला कि एक्सपेक्टेड रेंट GAV है, तो हाउ टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट, बट आपको तो सब आता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए फेयर रेंटल वैल्यू को म्युनिसिपल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और विच एवर इज हायर ले लेते हैं। जी मैम। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट इज फिक्स्ड फॉर दैट प्रॉपर्टी द अबव वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट।
इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है ऑलरेडी तो आपने जो ऊपर वैल्यू निकाली है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का विच एवर इज लोअर आपको लेना है। जी मैम। अब इन्होंने बताया कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, बट आपको तो आती है, अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड की गई वैल्यू। फेयर रेंट क्या होता है, ऐसा रेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी का सिमिलर एरिया में सेम लोकेलिटी में अराइज हो रहा है। स्टैंडर्ड रेंट वो रेंट होता है मैम जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। चलो इतनी बातें समझ आई कि नहीं? जी मैम इतनी बातें हमको समझ आई। क्लॉज सी मैंने अभी नहीं पढ़ाया, क्लॉज सी अभी नहीं पढ़ाया। First compute the expected rent and then compare with actual rent received or receivable by the owner. Higher a range of above shall be taken and GAV. तो सबसे पहले ER निकाल लो, फिर एक्चुअल रेंट देख लो। अगर एक्चुअल रेंट ER से ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट ही आपका GAV बन जाएगा। लेकिन अगर आपका ER ज़्यादा आ रहा है तो ER आपका GAV बन जाएगा। ये A और क्लॉज B ये सारी बातें बता गए जो मैंने आपको डिलीवर्ड की थी। क्लॉज सी अभी नहीं पढ़ाया, वो पढ़ेंगे, वो बहुत स्पेशल केस है। चलो इंपॉर्टेंट नोट देखो कि क्या लिखा है। आइए क्लॉज ए और क्लॉज बी से रिलेटेड। इट मीन्स इफ द प्रॉपर्टी इज लेटिंग आउट देन एनुअल वैल्यू कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 23(1) क्लॉज ए should be compared with actual rent received under clause B. Higher amongst of the above shall be the GAV. ये तो आता ही था। For the purpose of clause B, rent received or receivable does not include any unrealized rent received in that year. इस चीज को बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा हाईलाइट कर लेना so that आपको ये दिखे। मैम ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आई बात। सुनो, ये बोल रहे हैं कि सपोज करो आपने किसी को घर रेंट पर दिया, आपने किसी को घर रेंट पर दिया, आपने घर किसी को रेंट पर दिया था 1 साल के लिए, 1 साल के लिए दिया था। जी मैम 10,000 रुपये महीने का आप उनसे रेंट ले रहे थे। जी मैम बिल्कुल सही बात। टोटल 12 महीने का कितना रेंट बनेगा मैम, 1,20,000 रुपये रेंट बनेगा। आपने क्या किया, 10 मंथ का तो रेंट रिसीव कर लिया, 10 मंथ का रेंट आपने रिसीव कर लिया और बाद में आपको बोला गया कि 2 महीने का रेंट आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको रेंट रियलाइज्ड नहीं हुआ, आपका रेंट अनरियलाइज्ड रह गया, आपको मिला ही नहीं, आपको रेंट मिला ही नहीं। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है जब आप ही को रेंट नहीं मिला तो आप हमें कहाँ से इनकम दे दोगे, हमें कहाँ से इनकम पर टैक्स दे दोगे। तो हम आपको ये छूट देते हैं कि जो भी अनरियलाइज्ड रेंट है वो आप अपने एक्चुअल रेंट में से माइनस कर लीजिएगा। जब आप एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट से कम कर रहे हो तो आप एक्चुअल रेंट में से उसको माइनस कर लेना, तब कंपैरिजन करना। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम पक्की पक्की आ रही है, पर एक बार और बता दो। देखो ER निकाल लिया, ER निकालना ऑलरेडी अब आपको आता है। AR कैसे आएगा, AR मैंने तो सीधे बोल दिया क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में AR की वैल्यू भी गिवन है और थोड़ा मोड़ा अनरियलाइज्ड रेंट भी गिवन है, सपोज करो एक्चुअल रेंट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10,000 रुपये पर मंथ, तो टोटल कितना आ जाएगा मैम, 1,20,000 रुपये। और ये भी गिवन है कि जो टेनेंट है उन्होंने 2 मंथ का रेंट आपको दिया नहीं, आपने पूरी कोशिश कर ली कि आप उनसे रेंट वसूल कर लो, पर आप भी नहीं कर पाए। तो इस केस में 20,000 रुपये अनरियलाइज्ड ही रह गया। तो लॉ मेकर कहते हैं इस टाइम अब आप एक्चुअल रेंट कैसे निकालोगे, टोटल एक्चुअल रेंट माइनस कर देना अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि 1,20,000 में से माइनस कर देना 20,000 रुपये। तो अब एक्चुअल रेंट आपका कितना आएगा, 1,00,000 रुपये। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में आपको अनरियलाइज्ड रेंट गिवन है तो उस अनरियलाइज्ड रेंट को पहले आपको एक्चुअल रेंट में से माइनस करना है, उसके बाद जो एक्चुअल रेंट आएगा उसको आपको ER से कंपेयर करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? पक्की पक्की आ रही है ना? जी मैम अच्छे से आ रही है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। द अबव क्लॉज अप्लाइज only when the property is let out and rent receive or receivable is more than the value determined in clause A। ये क्या बोल रहे हैं कि clause B कब पिक्चर में आएगा, clause B सिर्फ तब पिक्चर में आएगा जब एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होगा। मैम ये बात तो हम जानते थे, यही बात इनके नोट में लिखी हुई है। चलो क्लॉज सी पढ़ा दो ना मैम, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, क्लॉज सी नहीं, पहले हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, आफ्टर देन हम आएंगे क्लॉज सी पर।
अब आप सबको पता है कि अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है। जी मैम, अनरियलाइज्ड रेंट जो हम रियलाइज नहीं कर पाए। अब देखो, आप तो कोई भी उठ के बोल देगा ना गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारा टेनेंट हमको रेंट नहीं दे रहा, तो बताइए हम आपको कहाँ से टैक्स भर दें, हम आपको कहाँ से टैक्स भर दें। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेक्टेड रेंट पर तो टैक्स ले ही रही है ना, वो एक्सपेक्टेड रेंट पर टैक्स नहीं कम कर रही, एक्सपेक्टेड रेंट तो वो लेगी ही लेगी। लेकिन अगर आपका एक्चुअल रेंट ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो एक्चुअल रेंट की बातें करती है। फिर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि एक्चुअल रेंट भी ज़्यादा है ना, तो उसमें से आप अपना अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर लो। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट भी आप सिर्फ तभी माइनस करोगे जब ये सारी कंडीशंस आप पूरी कर दोगे। कुछ यहाँ पर कंडीशंस लिखी हैं, ये सारी कंडीशन जब आप पूरी कर दोगे तब हम मानेंगे कि सच्ची सच्ची में आपके टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया। फिर हम उस रेंट को आपके एक्चुअल रेंट में से माइनस करने का आपको परमिशन दे देंगे। आप बताइए बात समझ आ रही है कि नहीं, बात बन रही है ना? जी मैम बन रही है। और ये क्लासेस प्लीज साथ साथ किया करो, क्यों इतना पीछे छूटे हुए हो? लास्ट क्लास में भी बोला था, फिर भी वही हाल है। अभी फिर मैं कुछ दिन के लिए और स्टॉप लगा दूंगी, इसीलिए बोल रही हूँ साथ साथ करो। देखो जब साथ साथ करोगे तो पढ़ाने में एनर्जेटिक फील होता है। मेरे पास आप 10 क्वेश्चंस पूछोगे, मैं उनका आंसर दूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लस आपकी नॉलेज डबल गेन होगी। वन साइड टीचिंग में कुछ नहीं रखा है। क्यों ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव इतनी नहीं होती हैं? क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती, इसमें आपका तो कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा। क्या कर रहे हो आप? सिर्फ मेरा सुन रहे हो, सिर्फ मेरा सुन रहे हो, बट आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, मैं ऑलरेडी जो क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं उनको मिक्स करके पढ़ा देती हूँ, ठीक है जी। लेकिन हर बच्चे की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है क्वेश्चन रेज करने की। ऑनलाइन टीचिंग से आपके दिमाग में क्वेश्चन ही रेज होना बंद हो चुके होंगे। आप एक बार सोच के देखना ये बात, क्या आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं? नो मैम, ये होता है, क्वेश्चंस ही आना बंद हो गए होंगे। इसीलिए तो मैं इतना फोकस कराती हूँ कि तब करो जब मैं पढ़ा रही हूँ, तब करो जब मैं पढ़ा रही हूँ, सो दैट क्वेश्चन आ जाए आपके माइंड में। क्योंकि जब पता है कि मैम है, वहाँ पे अवेलेबल आंसर मिल जाएगा, तो क्वेश्चन माइंड में आएगा। जब पता है कि मैम है ही नहीं, जो मैम पढ़ा रही है वही हमको सुनना है, वही हमको सीखना है, तो क्वेश्चन कभी माइंड में आएगा ही नहीं। तो प्लीज 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 साथ साथ कर लिया करो बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ही के भले के लिए कर रही हूँ। मेरा क्या जा रहा है? मेरा तो बल्कि टाइम सेव होगा, बट मुझे मजा नहीं आता इन सब चीजों में। मैं चाहती हूँ जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझसे क्वेश्चंस करो और मुझसे आंसर लो, सो दैट आपका माइंड ब्रॉड हो, आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा गेन हो। प्लस वन साइड टीचिंग में कुछ नहीं होता है, दोनों साइड से पढ़ोगे तब मजा आता है। चलो, अनरियलाइज्ड रेंट एंड इट्स ट्रीटमेंट। मैंने आपको बोला कि अनरियलाइज्ड रेंट है तो एक्चुअल रेंट में से माइनस हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? यही लिख लो, एक्चुअल रेंट में से माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। क्या हमेशा माइनस कर देते हैं? नो नो नो। कब माइनस करते हैं? जब कुछ कंडीशंस पूरी हो जाती है ना, सिर्फ तभी माइनस करते हैं। वेरी गुड, पढ़ो कौन सी कंडीशंस है और ये क्या बोलता है। अनरियलाइज्ड रेंट मीन्स द रेंट नॉट पेड बाय टेनेंट एंड नॉट रियलाइज्ड बाय ऑनर। टेनेंट ने पे नहीं किया, ऑनर रियलाइज नहीं कर पाए। बताओ जी क्या बात है। अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। बात समझ आ रही है? यानी कीवर्ड हाईलाइट कर लेना। From the property before computing income from that property provided following conditions are satisfied। ये शॉर्ट नोट में कंडीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, बताइए जहां पर अनरियलाइज्ड रेंट आप एक्चुअल रेंट से माइनस करोगे। तो ये कंडीशंस आपको लिखनी होती है कि चलिए कंडीशन पे आ जाइए, कंडीशंस पे आ जाइए। कंडीशन नंबर 1, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में है कि जो टेनेंट है, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, जो रेंट नहीं दे रहा, उससे क्या किया हो, एसएसी ने अपना रूम खाली करवा लिया हो, अपना घर खाली करवा लिया हो, और घर खाली कराने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हों। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है? द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एसएसी। अब टेनेंट को एक घर से तो हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि टेनेंट को दूसरा घर दे दिया या फिर वो दूसरे घर में जाके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टेनेंट फिर आपके किसी भी घर में नहीं होना चाहिए।
फोर्थ कहता है कि आपने अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने के लिए सभी स्टेप्स ले लिए हों, सभी रीजनेबल स्टेप्स ले लिए हों और एओ इस चीज़ से खुश हो कि जी हाँ आपने सभी स्टेप्स लिए बट आपका सच में रेंट रियलाइज नहीं हो सकता। तो जब ये सारी कंडीशन एक साथ पूरी हो जाएंगी तो उस केस में अनरियलाइज्ड रेंट माना जाएगा कि एक्चुअल में ये जेन्युइनली आप नहीं रिसीव कर पा रहे हो अपने टेनेंट से, और उस केस में इस रेंट को आप अपने एक्चुअल रेंट में से माइनस करने का राइट रखते हो। चलिए आ जाइए, अब करते हैं पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, सो दैट आपको ER GAV ये सब निकालना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ करना। क्वेश्चन नंबर 1, ये सेपरेट बहुत सारे केसेस हैं, हर एक केस को करेंगे। पहले केस 1 करते हैं। इसमें देखो आपको क्या क्या दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंटल वैल्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट दे रखा है। टोटल 4 चीजें दे रखी है। इन्हीं 4 का यूज करके तो हम GAV निकालते हैं। जी मैम, तो सबसे पहले मुझे बताइए ER कितना आएगा। ER निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले हम क्या करते हैं मैम, हम कंपेयर करते हैं फेयर वैल्यू को म्युनिसिपल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर ले लेते हैं। तो हायर कितना आ गया मैम, 24,000 रुपये। इस हायर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। मैम स्टैंडर्ड रेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल है, कोई बात नहीं, इन दोनों में क्या ले लेते हैं, विच एवर इज लोअर। लेकिन ये तो नॉट एप्लीकेबल है ना, रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ पर वैल्यू निकाल ही नहीं पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई वैल्यू होगी नहीं, वैल्यू तो होगी बट रेंट कंट्रोल एक्ट निकालने में असमर्थ है। तो यहाँ पर देखो 0 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। तो इस केस में आपको ये इग्नोर करना है और 24,000 रुपये ही आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड रेंट मानना है। अब क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट तो आ गया हमारा क्लॉज ए के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं एक्चुअल रेंट कितना है। एक्चुअल रेंट है 18,000। क्या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है? नो मैम, तो क्लॉज बी की बात ही नहीं आएगी। तो ER ज्यादा है तो ER ही आपका क्या बन जाएगा, GAV बन जाएगा। चलो केस नंबर 2 करो और मुझे आंसर दो क्या आएगा। मैम केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आंसर आएगा हमारा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, दोनों ही इक्वल है तो 24,000 ले लो। फिर इसको कंपेयर करेंगे मैम स्टैंडर्ड रेंट के साथ, वो भी 24,000 है, विच एवर इज लोअर तो वो भी 24,000 है, 24,000 आ जाएगा। इस 24,000 को कंपेयर करेंगे 36,000 के साथ विच एवर इज हायर, तो कितना आ जाएगा, 36,000 रुपये। नेक्स्ट म्युनिसिपल और फेयर को कंपेयर करो विच एवर इज हायर, कितना आ जाएगा मैम, 40,000 आ जाएगा। 40,000 को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवर इज लोअर, कितना आ जाएगा मैम, 40 ही आएगा। अब 40 को कंपेयर किसके साथ करेंगे, एक्चुअल के साथ। एक्चुअल कितना है, 48,000। ओ माय गॉड, यहाँ पर ER आया था 40,000, एक्चुअल रेंट आ गया 48,000। एक्चुअल रेंट ER से ज्यादा है, दैट मीन्स एक्चुअल रेंट आपका GAV बनेगा। अब ये बाकी के 3 केस आप होमवर्क में करना। आंसर ये रहा, बिल्कुल सिंपल सिंपल से केसेस हैं, आपको आते हैं। अब आ जाइए, मैंने क्लॉज छुड़वाया हुआ था क्लॉज C, पहले हम करेंगे क्लॉज C, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ठीक है जी, जी मैम। तो क्लॉज C पहले थोड़ा सा समझाती हूँ। A और B से लिंक होके ही C आया है, उसके बाद C पढ़ लेंगे। पढ़ने में क्या है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो हो ही जाएगी, मेन चीज़ है समझ आना। सुनो, सबसे पहले आप क्या करते हो मुझे बताइएगा। मैम सबसे पहले हम ER निकालते हैं, ER निकालना आता है, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। सबसे पहले मैम हम ER निकालते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो मैम, उसके बाद हम AR निकालते हैं। अगर AR हमारा ER से ज़्यादा हो जाता है तो हम AR पर ही टैक्स भरते हैं, AR को ही हम GAV बना देते हैं। अगर हमारा AR ज़्यादा हो जाता है तो, बात समझ आ रही है यानी? यस मैम, इतनी बातें तो आप सबको आता है। AR और ER विच एवर इज हायर शैल बी GAV, बात समझ आ रही है ना? जी मैम। अब ER और AR में जो ज़्यादा होता है वही आपका GAV बन जाता है, यानी कि एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो वही आपका GAV बनेगा। लेकिन क्लॉज C पिक्चर में आया और क्लॉज C कहता है कि अगर AR ज़्यादा है ER से, AR ER से ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, AR आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आप जानते हो, ये तो हमने क्लॉज A और क्लॉज B को निकाल के भी यही पढ़ा था कि अगर AR आपका ज़्यादा हो जाता है ER से तो AR आपका GAV बन जाता है। जी मैम। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लॉज C की, अगर मान लो AR आपका कम है,
AR आपका कम है ER से, तो बताइए क्लॉज ए और क्लॉज बी को यूज करके मैं किस चीज को GAB बनाऊंगी। मैम आप ER को GAB बनाओगे। क्लॉज ए बी को यूज करेंगे। AB क्या बोलते हैं मैम, जो भी ER और AR में ज्यादा होगा वही आपका GAB बनेगा। अगर एक्चुअल रेंट आपका ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट आपका GAB बनेगा, अगर एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका GAB बनेगा। ये तो बोलते थे क्लॉज ए और क्लॉज बी। लेकिन क्लॉज सी क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। अगर आपका AR आपका कम है ER से, AR आपका कम है ER से ड्यू टू वैकेंसी, अगर आपका AR ER से कम है ड्यू टू वैकेंसी, मतलब कि आप तो घर किराए पे देना चाहते थे लेकिन घर किराए पर किसी ने लिया ही नहीं, तो उस केस में वैकेंसी अराइज हुई कि नहीं? जी मैम अराइज हो गई। तो लॉ मेकर ने बोला अगर AR कम है ER से तो उस केस में हम AR को ही GAB बनाएंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ये घटना आपकी ड्यू टू वैकेंसी हुई हो। वैकेंसी की वजह से आपको AR कम मिला, वैकेंसी नहीं होती तब तो आपको AR बहुत सारा मिल जाता, लेकिन वैकेंसी नहीं थी जिसकी वजह से आपको AR कम मिला, तो उस केस में AR ही आपका GAB बनेगा। यही बात बोलता है क्लॉज सी। मैम एग्जाम्पल के साथ समझाओ तो थोड़ा सा समझ आए। देखो एक्चुअल में रेंट आपका है 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है जी मैम 2 मंथ तक रही है मान लो वैकेंसी, 2 मंथ तक क्या रही है वैकेंसी। अब इस केस में आप मुझे बताओ आपका एक्चुअल रेंट विदाउट वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं होती तो कितना आपको मिलता? मैम अगर वैकेंसी नहीं होती तो हमें रेंट मिलता 1,20,000 रुपये पूरे साल का। क्योंकि वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी तो क्वेश्चन में मिली हुई है, ड्यू टू वैकेंसी आपको कितना रेंट मिलेगा मैम? 1,00,000 रुपये ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैम सिर्फ 10 महीने ही तो घर लेट आउट रहा और 10 महीने का 10,000 रुपये कितना मिला? 1,00,000 रुपये मिला। अब आ जाओ ER की बात करते हैं। सपोज करो जो ER आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो ER है 1,05,000 रुपये। ER कितना गिवन है? 1,05,000 रुपये पूरे साल का। ER हमेशा पूरे साल का ही आपको गिवन होगा। 1,05,000 रुपये का ER आपको गिवन है। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्लॉज ए और क्लॉज बी क्या बोलता था? मैम क्लॉज ए और क्लॉज बी बोलता था एक्चुअल और ER विच एवर इज हायर हम ले लेते थे। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात, लेकिन अब क्लॉज ए और बी नहीं लगेगा क्योंकि ये केस किसका है? वैकेंसी का। जब वैकेंसी की बात आती है तो क्लॉज सी पिक्चर में आ जाता है। यस मैम। तो अब क्लॉज सी क्या बोल देता है पिक्चर में आके कि अगर आपका AR कम है ER से तब भी हम AR को ही GAB बनाएंगे। देखो क्या आपका AR कम है ER से? यस मैम AR ER से कम है। क्या ये AR ER से इसलिए कम है क्योंकि वैकेंसी अराइज हुई है? यस मैम। क्यों आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मैम अगर वैकेंसी नहीं होती तो AR 1,20,000 रुपये होता है जो कि ER से ज्यादा होता। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ रहे हो बात को। यहाँ पर AR हमारा ER से कम है ड्यू टू वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होती तो हमारा AR ज्यादा ही था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो गलती इसलिए है क्योंकि हमारा घर रेंट पे उठ ही नहीं पाया, हमने तो बहुत कोशिश करी कोई रेंट पे ले किसी ने लिया ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा घर वेकेंट रह गया। तो इस केस में क्या होगा, जब ड्यू टू वैकेंसी आपका AR ER से कम आ रहा है तो उस केस में भले ही वो AR कम है लेकिन AR ही आपका आंसर होगा, AR ही आपका GAB बनेगा। सपोज करो ये जो यहाँ पर आपने 1,20,000 रुपये निकाला है, ये 1,20,000 नहीं होता, बाय चांस ये होता आपका 1,02,000 रुपये। फिर आप क्या करते? अब देखो आपका AR ER से कम आ रहा है, अगर वैकेंसी नहीं होती तो आपका AR तब भी ER से कम है यहाँ तो। यस मैम। तो उस केस में हम ये 1,00,000 रुपये इग्नोर करेंगे और 1,05,000 रुपये हमारा आंसर होगा। सच्ची बता रहे मैम कुछ नहीं समझ आया। एक बार और सुनो, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है।
आपको ईआर और एआर को कंपेयर करना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर विद वैकेंसी वाला केस है, मतलब वैकेंसी है, अगर वैकेंसी है और वैकेंसी की वजह से आपका एआर कम आ रहा है तब तो आप एआर को ले लोगे जीएवी। लेकिन अगर वैकेंसी की वजह से एआर कम नहीं है, एआर एक्चुअल में कम है, तो फिर आप यहाँ पर जीएवी ईआर को ही लोगे। जैसे कि सपोज करो हमारे एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ, मैं एआर बताती हूँ, कोई भी वैकेंसी नहीं हो, वैकेंसी अगर नहीं है तो मैं मान के चल रही हूँ कितना आ रहा है 1,02,000 रुपये, लेकिन वैकेंसी हो गई, कुछ टाइम का रेंट नहीं मिल पाया जिसकी वजह से रेंट आपको कितना मिला 1 लाख रुपए, और ईआर जो है हाउस का वो कितना है 1,05,000 रुपए। अब देखो आपको रेंट कम मिला ड्यू टू वैकेंसी मिला, कोई दिक्कत इस बात में? नो मैम। लेकिन अब आप चेक करो अगर वैकेंसी नहीं होती तो क्या आपका एआर आपके ईआर से ज़्यादा था? मैम अगर वैकेंसी नहीं होती हमारा एआर तो तब भी कम था, तो लॉ मेकर ने बोल दिया तो इस केस में हम एआर को कंसीडर नहीं करेंगे, हम ईआर को ही कंसीडर करेंगे। अगर एआर आपका कम है सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू वैकेंसी तो उस केस में हम एआर लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। आ जाइए पढ़ लेते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये चीज़ अब बढ़िया से समझ आई होगी। वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज लेट, आपने लेट आउट किया, एंड वैकेंट, लेकिन वो वैकेंट हो गई ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड ओइंग टू सच वैकेंसी द एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीव बाय ऑनर इज लेस देन सम रेफर्ड इन क्लॉज ए एंड द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इज जीएवी। वो बोल रहे हैं क्लॉज ए में आपने क्या निकाला था? मैम क्लॉज ए में हमने ईआर निकाला था, तो आपका जो ईआर है वो आंसर नहीं बनेगा, आपका एआर आंसर बनेगा। भले ही आपका एआर कम है, लेकिन वो कम क्यों है? ड्यू टू वैकेंसी। अब वो वैकेंसी हो सकता है पूरे साल भर की रही हो सकता है वैकेंसी कुछ टाइम की रही हो सकता है वैकेंसी 2 महीने की रही हो। वैकेंसी का मतलब क्या है? आप देना तो चाहते थे लेकिन किसी ने लिया नहीं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। कंप्यूट जीएवी इन द फॉलोइंग केसेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। फेयर रेंट आपको गिवन है पर मंथ का, म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है यहाँ पर मंथ की, स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ का है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? पर एक्चुअल रेंट, लिख लो यहाँ पर एक्चुअल रेंट, ये भी आपको गिवन है पर मंथ का, और यहाँ पर वैकेंसी भी बता रखी है, इतनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है मैम? सबसे पहले हमें ईआर निकालना होता है। ईआर के लिए इन 3 फिगर को हम कंपेयर करते हैं। यस मैम, तो इन दोनों में विच एवर इज हायर और इन दोनों में विच एवर इज लोअर। तो बताइए जल्दी से मुझे पूरे साल भर का कितना आएगा ईआर? ईआर हमेशा साल भर का निकालते हैं, जीएबी हमेशा एनुअली होती है, शुरू में ही बताया था एनुअल बेसिस पे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं। यस मैम, तो बताइए जल्दी से पूरे साल भर का ईआर कितना आएगा? फेयर रेंट कितना है मैम? फेयर रेंट है 9,000 रुपये, पूरे 12 महीने का इतना आ जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू 12 महीने का इतना आ जाएगा। इन दोनों का हायर करेंगे 1,20,000 आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट कितना है मैम? 12,000 इंटू 12 महीने का 1,44 आ जाएगा। इन दोनों का लोअर करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं मैम? 1,20,000 रुपये को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट बताइए कितने महीने का आएगा मैम? 12 महीने में से 1 महीने की वैकेंसी है, तो रेंट 11 महीने का देखेंगे तो कितना आ रहा है? 77,000। क्या ये रेंट ईआर से कम है? यस मैम। क्या ये ड्यू टू वैकेंसी कम है? पहले देखो तो सही कि अगर वैकेंसी नहीं होती तो एआर कितना होता? तो मैम 7,000 इंटू 12 करते तो ये आ जाता हमारा 84,000। अगर वैकेंसी नहीं होती हमारा एआर तो तब भी ईआर से कम है। यस मैम, तो इस केस में एआर को इग्नोर करेंगे और ईआर ही आपका जीएवी बनेगा। यहाँ क्लियर कट लिखा है, if there was no vacancy in that case rent received would have been 84,000 and it was still less expected rent than GAV shall be expected rent। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। केस 2 पर देखिए कि केस 2 में क्या लिखा हुआ है।
फेयर रेंट 13,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 9,000 रुपए है, स्टैंडर्ड रेंट 11, रेंट रिसीव 11,500। चलिए कीजिए इसको, तो 13,000 इंटू 12 फेयर रेंट करेंगे 1,56,000 आ जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू बताइए मुझे कितनी थी, म्यूनिसिपल वैल्यू है 9,000 इंटू 12 करेंगे 1,08,000 आ जाएगा। इन दोनों में क्या लेंगे, हायर। ठीक है जी, अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से जो कि कितना है 11,000, 11,000 इंटू 12 करेंगे। सब कुछ पूरे पूरे साल का कर रहे हैं, सिर्फ एक्चुअल रेंट उतने पीरियड का ले रहे हैं जितने पीरियड के लिए हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट रही थी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट कितने पीरियड का आ जाएगा, पूरे 12 का आ जाएगा 1,32, विच एवर इज लोअर। तो 1,32 क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। अब 11,500 इंटू 11 करो, क्योंकि एक महीने की वैकेंसी रही थी। एक्चुअल रेंट कितने महीने का निकलेगा, 11 महीने का। ये कितना आ रहा है, 1,26,500। क्या ये कम है, यस। क्या ये ड्यू टू वैकेंसी कम है, चेक करना पड़ेगा। 11,500 इंटू 12 करो और मुझे बताओ कितना आएगा। मैम ये आ जाएगा 1,38,000, 1,38,000। क्या ये ER से ज्यादा है, यस मैम। इसका मतलब ये कम आ रहा है ड्यू टू वैकेंसी कम आ रहा है, यस मैम। तो इस केस में 1,26,500 ही आपका क्या बन जाएगा, GAV बन जाएगा। चलिए मैंने 2 केस आपके साथ सॉल्व किए, बाकी के 2 केस आपके होमवर्क में है, 2 आप सॉल्व करना, बहुत ईजी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, हाउस प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं या इन्हीं के जैसे आते हैं वो सब इसमें है। उन हर एक क्वेश्चन को अपने हैंड से सॉल्व कर लेना। एग्जाम तभी अच्छा होगा जब आप प्रोविजन समझ के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये जो क्वेश्चन करा रही हूँ यहाँ तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ आपकी। क्वेश्चन एग्जाम में AR या GR नहीं निकालने को आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फुल फ्लैज आता है। फुल फ्लैज क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है, उनको सॉल्व आपको करना है, विद सॉल्यूशन यहाँ पर है। चलिए जी, मैं कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी दे रही हूँ, प्रैक्टिस आप खुद ही करोगे। मैं 1-2 बड़े बड़े क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डील करूंगी, लेकिन बाकी की प्रैक्टिस आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके करनी ही होगी, वो मस्ट है। एक बार को प्रोविजन सिर्फ एक बार पढ़ लेना, पर क्वेश्चन सारे हाथ से सॉल्व कर लेना अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। चलिए ये सारे केसेस हो गए, 3-4 मैंने होमवर्क में दे दिया। ठीक है जी, जी मैम। अब मैंने आपको बोला कि एग्जाम में आपके पास 6 सिचुएशन आती हैं, 6 सिचुएशन में कोई सी भी एक सिचुएशन आपके एग्जाम में आ जाएगी। अब आपको सब आता है, बस सिर्फ सिचुएशन आपके सामने होगी, आंसर आप निकाल ले जाओगे। कोई सी भी सिचुएशन आ जाएगी, उसकी कंपटीशन मैं आपको सिखा रही हूँ। कंपटीशन का मेथड क्या रहेगा आपको आता है, GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस वही 30% की डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। GAV कैसे निकालते हैं पता ही है, म्यूनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन ही होगा, 30% आप कर ही लोगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल गिवन ही होगा, किसी किसी केस में नहीं होगा तो वो भी हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बट डिफरेंट डिफरेंट केसेस में चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरह से आपको पुट करनी पड़ेगी। टोटल 6 केस बनते हैं हमारे, टोटल 6 केस बनते हैं हाउस प्रॉपर्टी के। एक केस हो सकता है कि हो सकता है आपने घर को पूरे साल भर के लिए लेट आउट कर रखा है, तो कैलकुलेशन कैसे होगी। हो सकता है आपने घर को पूरे साल भर के लिए लेट आउट नहीं कर रखा, कुछ टाइम के लिए लेट आउट कर रखा है, तो क्या होगा। हो सकता है आपने हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो क्या होगा। हो सकता है आपने पूरे हाउस का एक पोर्शन लेट आउट कर रखा है, एक पोर्शन खुद के लिए रखा हुआ है, तो क्या होगा। हो सकता है आपके घर में वैकेंसी अराइज हो, तो क्या होगा। तो इस तरह से टोटल 6 कंडीशन बनेंगी। उन 6 कंडीशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम सीखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, अब आपको सब कुछ आता है। बस अब तो आप क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना सीखोगे, सो दैट एग्जाम में कोई सी भी गलती ना रह जाए। मिक्सअप करके करेंगे चीजें टफ लगेंगी, इसलिए यहाँ पर सिचुएशन के वाइज करेंगे। ICAI ने भी आपका सिचुएशन के वाइज ही कराया है। एक काम करते हैं, चलिए जी, ये जो सिचुएशंस हैं इनको अब हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास 1 आवर की हो गई। मैं कोशिश यही करती हूँ कि लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा ऊपर ना निकले, 1 घंटे में चीजें कवर आपको करा दूं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू ऑल।